बंधुओं नमस्कार। महारानी के जीवन वृत्तांत का तीसरा भाग बहुत बड़ा हो रहा था, क्योंकि ये महारानी के व्यक्तित्व और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध और अंग्रेज़ों के युद्ध तक इस विवरण को विस्तार इसमें देना था। अतः लगा कि दर्शकगण और सुधी ज्ञानीजन इतने लंबे वीडियो को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि इसको अधूरे ही छोड़ दें। इसलिए तीसरे भाग को मैंने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। तीसरे भाग का आ और तीसरे भाग का बा मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ, और तीसरे भाग का सा इसमें महारानी द्वारा देशी राज्यों से लड़े गए युद्धों का, और दा में मैं महारानी का अंग्रेज़ों से लड़े हुए युद्ध का, और यदि संभव हुआ तो आखिरी उसमें उपसंहार करूँगा, आखिरी अध्याय भी दूंगा अगर संभव हुआ तो। इस प्रकार से अब इस तीसरे भाग के इस तीसरे खंड में मैं महारानी के देशी राज्यों से हुए युद्ध का वर्णन दे रहा हूँ। सबसे पहले तो राज्यारोहण होते ही महारानी को अपने परिवार के माने गंगाधर राव के वंश के एक व्यक्ति से का सामना करना पड़ा, जिसने झांसी के समीप महारानी की छोटी सी गढ़ी करेरा में आकर अपने आप को झांसी का राजा घोषित कर दिया। उसका नाम था सदाशिव राव। उसने कहा कि मैं गंगाधर राव का वंशज हूँ और इसलिए उनकी गद्दी का पूर्ण अधिकारी हूँ, और करेरा पर जाकर उसने अपना राज्यारोहण भी करवा लिया। महारानी को जैसे पता चला, वो अपने विश्वस्त अश्वारोहियों के साथ में गई और करेरा की गढ़ी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। सदाशिवराव को जैसे ही उनके आगमन की सूचना मिली, वो करेरा गढ़ी छोड़कर भाग के नरवर चला गया। जब वो करेरा गढ़ी में नहीं मिला तो महारानी ने नरवर तक उसका पीछा किया और नरवर में जाकर उसको बंदी बना के झांसी लाई और झांसी किले के बंदी गृह में उसे बंद कर दिया। ये तो परिवार का ये क्लेश था जो तुरंत दूर हो गया। दूसरा अब एक बड़ा युद्ध महारानी को ओरछा रियासत से करना पड़ा। ओरछा का दीवान नत्थे खां ने महारानी वहाँ ओरछा की राजमाता लड़ई सरकार, क्योंकि ओरछा का जो राजा था वो नाबालिग था और इसलिए उसकी माँ लड़ई जो है, लड़ई नाम था उसका, वो उसका राज्यभार देख रही थी। तो नत्थे खां ने जाकर महारानी अपनी लड़ई सरकार से कहा कि आप सोचिए कि अब झांसी पे वो क्या नाम लक्ष्मीबाई राज्य कर रही हैं, जबकि ये राज्य तो अब आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वजों ने पेशवा बाजीराव को उपहार में दिया था। अंग्रेज़ों ने पेशवा का सारा राज्य छीन के अंग्रेज़ राजा बन गए थे, और अब अंग्रेज़ों का राज्य भी उत्तर भारत से छिन गया। झांसी में कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं है, तो अब ये राज्य आप बुंदेलों का ही होना चाहिए, क्योंकि आपने दिया था, आप वापस लेने की हकदार हैं। अच्छा, इसका विवरण झांसी के उस समय के सन 1857-58 में झांसी में जो उपस्थित महाराजा गंगाधर राव के समय के विद्वान थे, एक कवि थे गंगा प्रसाद सुनार। तो इस युद्ध में जब महारानी ने विजय हासिल कर ली तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। इनका पूरा कोई वीर काव्य तो उपलब्ध नहीं होता है, पर छुटपुट इनके छंद जो मिले वो हमारे पूज्य गुरुवर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के अभिन्न साथी डॉक्टर भगवान दास माहौर ने झांसी के लक्ष्मीबाई रासों के संपादन करते समय इसको अंत में परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिया। देखिए 4 पंक्तियाँ थीं। जान के अकेली चऊँ और सौ जे घेरी, बांध हिम्मत अलबेली, करी लड़वे की तैयारी है, दीनो है हुकुम घन गर्जन को त्यार करो, प्रलय के समान कड़क बिजली समारी है, घूर धूर कर डारी, बात लड़ाई सरकार हो कि धन्य बाई साहब धन्य सूरता तिहारी है।
इसी युद्ध को गढ़कुंडार निवासी झांसी के समीपस्थ कल्याण सिंह कायस्थ ने, जो दतिया में कानूनगो के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने अपना एक संक्षिप्त वीर काव्य लिखा महारानी की इन लड़ाइयों का, झांसी के राय से। उसमें भी उन्होंने 4 पंक्तियां दी थीं कि लिड़े सरकार ने संदेश भेजा कि खत लिख भेजो साड़ियाँ, खाली करो मकान, देवे को खेवे को दे देंगे तुम्हें भूमि का आन। कि तो मकान राज्य खाली करो, तुम्हें जीवन यापन के लिए जैसे अंग्रेज़ देते थे पेंशन, हम भी तुम्हें ज़मीन का एक हिस्सा दे देंगे। झांसी हमारा है, बुंदेलों का है। तो इसका उल्लेख मिलता है। पर उसमें महारानी का उत्तेजना भी मिलती है। वो लिखते हैं कि लखी मार हथियार की झांसी के सिरदार, तोपदार सूयूं कहीं कड़क करो तैयार। ओरछा के उस संभावित युद्ध का सामना करने के लिए उन्होंने अपने तोपदारों से कहा कि तोपें जो हैं तैयार करो और हथियार वगैरह सब इनको निकालो। तो इस तरह से ये युद्ध प्रामाणिक है। उस समय के साहित्यकारों ने, वो साहित्यकार नहीं, वो इतिहासकार थे। आपको मैंने पूर्व अंक में बताया कि पद्य भी इतिहास लेखन की एक परंपरा थी, जिसमें कल्पना का ना ज़्यादा योग होता था, ना ज़्यादा अलंकार, ना ज़्यादा लक्षणा व्यंजना, सीधी सादी बात जो है वो पद्यमय भाषा में की जाती थी। तो इस तरह से ये हुआ। मदन मोहन द्विवेदी जी ने भी इसको अपने झांसी के रायसे में इस युद्ध का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि महारानी के सुचारू रूप से राज्य संचालन के समय सावन के महीने में ये नत्थे खां अपने हाथी पे घूमता हुआ झांसी आया और यहाँ पर उसने भुजरियों का मेले में बहुत शान शौकत देखी। उससे भी बड़ी ईर्ष्या हुई उसे, और उसको लगा कि ये झांसी राज्य तो ओरछा में मिलना चाहिए, इसको युद्ध करके हस्तगत कर लें। और उसने फिर जाके वहाँ ओरछा में अपनी महारानी के कान भरे। तो ये सब विवरण आपको हिंदी उस समय के साहित्य में देखने को मिल जाता है। अब ओरछा के नत्थे खां ने एक बड़ा सैन्य दल तैयार किया। उसमें अपने ओरछा राज्य की सभी रियासतों के रियासतदार, जागीरदारों को, उन सबको आमंत्रित किया कि अपने अपने सैन्य दल के साथ चलो, झांसी को हस्तगत करना है। और उसमें दतिया राज्य के जो थे उस समय राजा जो थे विजय बहादुर राज्य देख रहे थे, अपने पुत्र की मदद कर रहे थे। उनको भी कहा, लेड़े सरकार का पत्र भेजा कि भाई हम और आप दोनों मिलके लड़ें और झांसी राज्य को दतिया और ओरछा में आधा आधा बांट लेंगे। पर दतिया राज्य ने ओरछा उनको सहयोग नहीं किया, और क्योंकि वो गंगाधर राव के मित्र भी थे विजय बहादुर, तो उन्होंने जो है वो तटस्थ की भूमिका निभाई। तो नत्थे खां एक बड़ी फौज लेकर, और उसमें 52 गढ़ियों के बहादुर जमींदार पन्ना, बिजावर, चरखारी, पलेरा, कारी पहाड़ी, नौनेर, छतरपुर, टोरी, तरीचर, लहरपुरा, मड़िया, घटिया, गढ़शाह, इतने स्थानों के जागीरदारों को उसने आमंत्रित किया और इनमें से बहुत से अपने अपने सैन्य बल के साथ में आके उससे जुड़ गए। अब आकर ये युद्ध जो है शुरू हुआ, एक भारी फौज के साथ वो चढ़ आया, और उस समय महाराज झांसी का राज्य मऊरानीपुर तक फैला हुआ था। तो मऊरानीपुर में जो उसने आक्रमण किया, वो मऊ में सावन सुदी पूर्णिमा दिन रविवार संवत 1914, यानी वो 1857 सावन महीने में, फिर उसमें भादों के महीने में मऊ को हस्तगत कर लिया। और इसी तरह से फिर वो गरोठा और ये आपका बरुआ सागर विजय करता हुआ भादों सुदी चतुर्दशी को संवत 1914 अर्थात
सन 1857 के भादो मास की चतुर्दशी तिथि को वो झांसी नगर में आक्रमण के लिए आ गया। उसने झांसी पर आक्रमण कर दिया और ये भादों से लेकर कुंवार के अंत तक झांसी में नत्थे खां से महारानी की सैन्य दलों का युद्ध होता रहा। और ये युद्ध, महारानी के पास सैन्य बल अधिक नहीं था, इसलिए उन्होंने एक तरह से योग्यता से अपनी रणनीति तैयार की। नगर जो है वो चूँकि चहारदीवारी से घिरा था और नगर के बाहर और नत्थे खां की फौज थी। उन्होंने किले के बुर्जों पर अपनी तोपें और अपने कुशल तोपची लगाए और साथ साथ अपने सैनिक के छोटी छोटी टुकड़ियों को छापा मार युद्ध के रूप में कभी अर्धरात्रि में, कभी प्रातःकाल की ब्रह्म बेला में, कभी दोपहर को नत्थे खां की फौज पर आक्रमण करा। और इस तरह से ये युद्ध उन्नाव दरवाजे बाहर, रतन बाग पर, बड़ा गांव दरवाजे बाहर, चमरियाऊ खिड़की पर है, ये आपका ओरछा दरवाजे बाहर, पचकुइयों मंदिर के समीप, गणपत खिड़की के बाहर, जगह जगह ये छापेमार युद्ध हुए। इस तरह से युद्ध लड़ते लड़ते जो है वो भादों का महीना निकल गया, कुंवार लगने वाला था। तो कुंवार का भी बहुत समय निकल रहा था और निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो महारानी ने ये निर्णय लिया कि अब आर पार का युद्ध होना चाहिए, हार या जीत जो भी हो। उन्होंने, और महारानी के सहयोग के लिए भी अनेक सरदारों ने आकर जो है उनको सहयोग किया था। समथर नरेश हिंदूपत अपनी एक फौज लेकर आया था, जिसको जो है यहाँ महारानी के सैनिकों ने जो है वो बड़ा गांव दरवाजे बाहर चमरियाऊ खिड़की, जिसका आज उल्लेख भी नहीं मिलता है, वहाँ से अंदर शहर में प्रवेश कराया। भैया काशीनाथ थे, शमशेर बहादुर, लाहौरी मल, मर्दन सिंह, देशमुख, कटीली के कुंवर, जंग बहादुर, खूबचंद, मनसिव, लीलाधर कोतवाल, चुन्नी, मधुकर, मनपुरा वाले, रघुनाथ सिंह जरैया, रक्षा के कुंवर जवाहर सिंह। इस प्रकार से अनेक लोग उनके साथ थे। ये युद्ध जब निर्णयात्मक तो दशहरे के दिन महारानी ने निर्णय लिया कि अब प्रातःकाल बिल्कुल सुबह हम अपने फौज फाटे के साथ निकलेंगे और जाकर हम नत्थे खां से युद्ध करेंगे। तो इसके लिए इसका बड़ा सुंदर वर्णन मदनेश जी के लक्ष्मीबाई रासों में मिलता है। किस प्रकार से उन्होंने अपने सब हाथियों के सेवा करने वाले महावतों को आदेश दिया, हाथियों को तैयार करने के लिए। घोड़ी जो घुड़सवार में जो सईस थे उनसे आदेश दिया कि इनके घोड़े तैयार करो। हर सरदार के घोड़ी का नाम, आपको घोड़े का नाम मिलेगा, उनके महारानी के हाथियों के नाम उन्होंने दिए हैं। ये सब प्रामाणिक आधार पर उस समय के जो जीवित लोग थे महारानी के समय के, उन युवा और प्रौढ़ों से पूछकर, तो ये इतना ऐतिहासिक प्रमाणिक वर्णन जितना मदन मोहन जी ने ओरछा के दीवान नत्थे खां से हुए युद्ध का लड़ लिया, शायद इतिहासकार भी नहीं लिख पाते। अंत में दशहरे के दिन महारानी अपने सैन्य बल के साथ जो है वो किले से बाहर निकली। और चूँकि दशहरा पर महाराष्ट्र समाज में ये आपका शमी के वृक्ष के पूजन का बड़ा महत्व है। और शमी का वृक्ष झांसी में एक तो इधर लगा था शहर के अंदर, और दूसरा लगा था वर्तमान में खंडेराव गेट के बाहर जो तहसील के पास से जो दाहिने तरफ जो रास्ता जाता है टोरिया पर, पहाड़ियाँ है पीछे और ग्वालियर रोड पर पीछे निकलती है, तो वहाँ पर जो है वो एक दूसरा शमी का वृक्ष लगा था। तो महारानी अपने समस्त सैनिकों के साथ में, और वहाँ पर जो है वो खंडेरा का मंदिर भी था। ये मंदिर आज भी अगर आप तहसील के पास में जो जहाँ वृंदावन लाल वर्मा
का वो बैंक बना हुआ था, कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ से जब पीछे की तरफ जाते हैं तो ऊपर पठौरिया कहते हैं उसे, पठौरिया के ऊपर वो मंदिर अभी बना हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने आराध्य देव खांडेरा की पूजा की, शमी के वृक्ष की पूजा की, और इसके बाद में वो उन्होंने अपने सैन्य बल के साथ में चली मटऊ की टोरिया, जो जिसको कहा जाए कि उधर से खंडेराव गेट से आगे जब हम लक्ष्मीबाई पार करके तिराहे पर पहुंचते हैं तो ग्वालियर रोड के लिए जो रास्ता जाता है उसकी बाईं ओर का जो हिस्सा था वो लाल मट्टी की पहाड़ियों से था। तो उस तरफ से आगे चलते चलते आतिया तालाब को पार करके आगे जार पहाड़, और जार पहाड़ के पीछे का मैदान जिसमें अब बस्ती बन गई है, और दूसरा छोर था पहुज नदी की तरफ का लहर पहाड़। तो यहाँ तक ये युद्ध हुआ दशहरे के दिन, और युद्ध में दोनों पक्ष के बहादुरों ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया, और महारानी इस युद्ध में जख्मी भी हो गई, और नत्थे खां के सरदारों ने उनको घेर लिया। अब जब झांसी के सरदारों को पता चला कि महारानी घिर गई, तब उन्होंने जाकर युद्ध किया और महारानी को उन लोगों के शत्रु के चंगुल से बचाया। तो इस तरह से लड़ते लड़ते अंत में जो है झांसी राज्य की फ़ौज ने अंग्रेज़ों की फ़ौज, नत्थे खां की फ़ौज को खदेड़ दिया, और वो जाकर वो धुबई नाला जो ओरछा राज्य की सीमा से लगता है, नारायण नाला भी कहते हैं उसे, वहाँ तक खदेड़ दिया और झांसी राज्य की विजय हुई। इस विजय युद्ध को, ये दशहरे पर महारानी का ये विजय उत्सव था, और महारानी को इस युद्ध के माध्यम से युद्ध कला का ज्ञान हुआ है। घुड़सवारी घर में सीखना एक अलग चीज़ होती है, और शत्रु से लड़ते समय तो कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, कैसे तलवार के वार किए जा सकते हैं, कैसे घुड़सवारी की जा सकती है, कैसे सैन्य संचालन किया जा सकता है, इन सब का व्यवहारिक ज्ञान महारानी को नत्थे खां के युद्ध में हुआ, जो आगे चल के अंग्रेज़ों के से जब युद्ध हुआ महारानी का, उस समय वो परम सहायक हुआ। तो इस प्रकार से महारानी को ये नत्थे खां से सामना करके ओरछा राज्य से लड़ना पड़ा, और ओरछा राज्य बुरी तरह से पराजित हुआ। अब अगले अंक में मैं महारानी का अंग्रेज़ों से किए गए युद्ध का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।